अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मेन फीचर्स हैं उनमें केमिकल कंपोजिशन है और इसके फंक्शंस हैं, उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन डिटेल में जाने से पहले इसके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्रोटोजोन। एनिमल्स के जितने भी सेल्स हैं उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और प्रोटोजोन क्या है? दीज आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जैसे अमेबा है, पैरामीशियम है, इनकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है दैट इज अगेन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो बाकी सेल्स हैं, जैसे प्लांट्स के सेल्स हैं, फंजाई को बनाने वाले सेल्स हैं, या प्रोकैरियोट्स हैं, या फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं जिनमें सलाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड शामिल होते हैं, इनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल वाल होती है। लेकिन सेल वाल के बिल्कुल नीचे साइटोप्लाज्म की आउटर साइड के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली लिविंग मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्रॉपर लाइफ मौजूद होती है। इसके अलावा इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है, इलास्टिक होती है, लचकदार होती है, और सेमी परमेबल होती हैं। सेमी परमेबल मींस यानी कुछ सब्सटेंसेस को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स के अंदर जाने देती हैं और कुछ सब्सटेंसेस को सेल्स के अंदर जाने से रोक देती हैं। इसी वजह से इनको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ और नेम्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, और इसी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को हम बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नगेली और क्रैमर दो साइंटिस्ट थे, 1855 में इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया था। इसके अलावा सी बी प्लो 1931 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उन्होंने प्लाज्मा लेमा का नाम दिया था, और बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रॉपर नाम भी इसी साइंटिस्ट ने ही इस्तेमाल किया था। जो मसल को बनाने वाले सेल्स हैं, मसल फाइबर्स कहलाते हैं, उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो भी यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, लेकिन उसको हम सार्कोलीमा कहते हैं। इसी तरीके से एक और नाम इसका सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी है। और जो न्यूरॉन सेल्स या नर्व सेल होते हैं उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, लेकिन उसको हम न्यूरोलीमा का नाम देते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल नेम क्या है, तो बच्चे इसका केमिकल नेम है लिपोप्रोटीन्स, बिकॉज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर द मेन सब्सटेंसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बच्चे इसकी जो थिकनेस है वो 75 टू 100 एंजेस्टिरॉन या 7 नैनोमीटर होती है, यानी इसकी थिकनेस से मुराद इसका डायमीटर है। उसके बाद बच्चे हम इसकी केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मेन 3 टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं जो फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उनमें एक तो लिपिड, और दूसरे नंबर पर प्रोटीन्स हैं, और थर्ड नंबर पर अगर देखें तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इन तीनों में से ज्यादातर जो सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं वो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं। लिपिड्स की परसेंटेज 20 टू 40 होती है, और प्रोटीन्स की जो परसेंटेज है वो 60 टू 80 होती है। अच्छा, लिपिड्स में आप लोगों ने डिफरेंट टाइप की क्लासेस पढ़ी हुई हैं, एसाइल ग्लिसरॉल है, फास्फोलिपिड है, वैक्सेस है, टर्पेनॉइड्स है। अब देखना यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में कौन सी टाइप के लिपिड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों, दीज आर फास्फोलिपिड्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो मेजर टाइप के लिपिड्स हैं वो फास्फोलिपिड ही हैं जो बनाते हैं। इसके अलावा लिपिड की एक और क्लास कोलेस्ट्रॉल भी है, जिसके अंदर मेन जो ग्रुप है वो स्टीरोल होता है। ये भी थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शामिल होते हैं। लेकिन एक चीज है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल हैं यूकैरियोटिक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तो मौजूद होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यह प्रेजेंट नहीं होते। जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लेयर्स की फॉर्म में होती है, और इन फास्फोलिपिड्स की इन दो लेयर्स को हम लिपिड बायलेयर का नाम देते हैं।
और लिपिड बायलेयर का जो रोल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो क्या है? दीज आर इन्वॉल्व टू काज फ्लूइडिटी इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो लचक होती है, इसके अंदर जो फ्लूइडिटी होती है, इसका मेन सबब ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है इनका अगर फंक्शन देखें तो दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर बच्चे हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो सारी प्रोटीन्स जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स कहलाती हैं। अब इन इंटेग्रल प्रोटीन्स की फर्दर कितनी टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पेरिफेरल प्रोटीन्स, नंबर 2 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से जाहिर हो रहा है कि दीज आर प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पेरिफेरी कहते हैं साइड्स को, किनारों को, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस होती है या इनर सरफेस होती है, पेरिफेरल सरफेसेस कहलाती हैं। जो प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जगहों तक महदूद होती है उनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। जबकि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन होती हैं जो कि थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। अब अगर पेरिफेरल प्रोटीन्स को देखें तो इनकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक का नाम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और दूसरी टाइप का नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक वो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि उनकी जो आउटर पेरिफेरल सरफेस होती है वहां पर जो प्रोटीन्स होंगी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, और जो इनर सरफेस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वहां पर जो प्रोटीन पाई जाएंगी उनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। और बच्चे इन दोनों टाइप्स की जो प्रोटीन्स हैं इनका रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? बोथ ऑफ दीज टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एक्ट एज रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर के तौर पर रोल प्ले करती हैं। जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हूं या इंटरनल स्टिमुलाई हूं उनको डिटेक्ट करने वाला काम यही प्रोटीन्स परफॉर्म करती हैं। अगर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को देखें तो बच्चे इसकी भी दो ही टाइप्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। वन टाइप इज कॉल्ड एज चैनल प्रोटीन्स एंड अदर टाइप इज कॉल्ड एज कैरियर प्रोटीन्स। और बच्चे ये दोनों टाइप्स की जो प्रोटीन्स हैं इनका रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का होता है। यानी कुछ मॉलिक्यूल्स और आइंस ऐसे होते हैं जो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू क्रॉस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और ऐसी जो ट्रांसपोर्टेशन की टाइप है उसको हम चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे आइंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं लार्ज साइज के जो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू मूवमेंट करते हैं इनसाइड और आउटसाइड टू द सेल्स, और ऐसी जो ट्रांसपोर्टेशन होगी उसको हम कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। थर्ड कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और बच्चे ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसकी भी आप लोगों ने डिफरेंट क्लासेस पढ़ी हुई हैं, जैसे मोनोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड हैं और पॉलीसेक्राइड हैं। अब इन तीनों में से कौन सी क्लास कार्बोहाइड्रेट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में इन्वॉल्व होती है? तो बच्चों दे आर ओलिगोसेक्राइड्स। और बच्चों ये जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं ये हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर साइड पर प्रेजेंट होते हैं, और ये ओलिगोसेक्राइड हमेशा कंबाइन फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। या तो ये ओलिगोसेक्राइड प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर ग्लाइकोप्रोटीन्स या फिर लिपिड्स के साथ अटैच होकर ग्लाइकोलिपिड्स बना लेते हैं। बोथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। और बच्चे इन दोनों टाइप्स के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को मजमूई तौर पर हम ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। और दीज ग्लाइकोकेलिक्स एक्ट एज सेल मार्कर। सेल मार्कर का मतलब क्या है कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल्स की आइडेंटिफिकेशन करने में इन्वॉल्व होते हैं। मसलन अगर कोई HIV वायरस बॉडी के अंदर पहुंचा है तब उस HIV वायरस ने टी लिम्फोसाइट्स के अंदर जाना होता है। टी लिम्फोसाइट्स को पहचानता कैसे है? इन्हीं ग्लाइकोकेलिक्स से पहचानता है। ये सेल्स की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के सब्सटेंसेस होते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम देखें बच्चे तो आप लोगों के सामने ये डायग्राम मौजूद है। अब इस सेल मेम्ब्रेन की ये सरफेस आउटर सरफेस है जिसका कांटेक्ट एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से है। इसी तरीके से ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी ये साइड इनर सरफेस है जो कि साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्टेड है। इस सेल मेम्ब्रेन में आप लोगों को फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल बच्चे दो लेयर्स की फॉर्म में नजर आएंगे।
This is the outer layer of phospholipid molecule which is connected to the extracellular environment, and this is the inner layer of phospholipid molecule which is connected to the cytoplasm. अगर बच्चे हम इसकी आउटर लिपिड लेयर को देखें तो इसके अंदर ये आप लोगों को फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, और हर फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं. वन पार्ट इज कॉल्ड एज हेड एंड अदर पार्ट इज कॉल्ड एज टेल. जो हेड्स होते हैं दीज आर हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग होते हैं, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होती है. इसके अलावा ये जो दो टेल्स होती हैं, बेसिकली बोथ टेल्स आर एक्चुअली टू फैटी एसिड्स, और इनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द इनर साइड होती है, और यह टेल्स हाइड्रोफोबिक होती हैं, वाटर रिपेलेंट होती हैं. इसी तरीके से अगर आप इस लेयर को देखें जो इनर लेयर है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की, तो इसमें भी जो आउटर साइड है वहां पर फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के हेड्स प्रेजेंट हैं, और जो इनर साइड है वो फैटी एसिड की बनी हुई दो अदद टेल्स मौजूद होती हैं, प्रेजेंट होती हैं एक एक मॉलिक्यूल पर. तो बच्चे दोनों लेयर्स की टेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, और इनके दरमियान जो इंटरेक्शंस डेवलप होती हैं उनको हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कहते हैं. इन दोनों लिपिड बायलेयर का जो रोल है वो फ्लूइडिटी को काज करना है. अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल भी नजर आ रहे होंगे. ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल आउटर साइड के ऊपर मौजूद हैं, इसी तरीके से ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल इनर साइड पर मौजूद हैं. जो आउटर साइड पर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, और जो इनर साइड पर प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं. और इन दोनों का रोल क्या है? बोथ एक्ट एज रिसेप्टर्स. इसके साथ ही आप लोगों को ये भी जो मॉलिक्यूल बड़े बड़े नजर आ रहे हैं ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं. दीज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. दीज आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मुकम्मल तौर पर आउटर सरफेस से लेकर इनर सरफेस तक ये प्रेजेंट होते हैं, और इन का जो मेन रोल है वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है. डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं आउटर साइड से इनर साइड की तरफ और इनर साइड से आउटर साइड की तरफ ट्रांसपोर्ट इन्हीं सब्सटेंसेस, इन्हीं प्रोटीन मॉलिक्यूल के थ्रू होते हैं, जिनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कह देते हैं. इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं दीज आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स विच आर प्रेजेंट इन अटैच फॉर्म. अब ये कार्बोहाइड्रेट्स के जो मॉलिक्यूल हैं ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हैं, और इस तरीके से ये जो एक कम्प्लेक्स बनता है इसका हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं. इसी तरीके से ये जो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल हैं यह लिपिड्स के साथ अटैच है, और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का ये जो कम्प्लेक्स है ग्लाइकोलिपिड्स कहलाता है. इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल हैं दे आर प्रेजेंट इन अटैच फॉर्म, नॉट फ्री फॉर्म. अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी नजर आ रहे होंगे. ये भी मोस्टली जो ना आउटर सरफेस और इनर सरफेस के जो एक्सटर्नल साइड्स होते हैं वहां पर ये अटैच होते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन काम सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है. जो फ्लूइडिटी है वैसे तो ये मेन काम इन फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का है, लेकिन इन फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर किसका रोल है? फ्लूइडिटी के अंदर फ्लूइडिटी को इंक्रीज करना, फ्लूइडिटी को डिक्रीज करना. तो बच्चों ये काम है इन फैटी एसिड्स टेल का. और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो फैटी एसिड्स हैं इनकी मेन दो टाइप्स होती हैं. नंबर 1 सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, नंबर 2 है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. वैसे तो सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का रोल फ्लूइडिटी के अंदर होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं. सम टाइम इन्वायरमेंट कोल्ड हो जाता है, सम टाइम इन्वायरमेंट वार्म हो जाता है. तो दोनों टाइप्स के इन्वायरमेंट में खास तौर पर जो प्लांट्स के सेल्स हैं उनके सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस होती हैं, और यही चेंजेस इनको इस तरह के जो एक्सट्रीम टाइप के इन्वायरमेंट हैं उनसे बचाने के अंदर इन्वॉल्व होती हैं. मसलन जब कोल्ड इन्वायरमेंट प्लांट्स के सेल्स के आसपास डेवलप होता है, कोल्ड स्ट्रेस कंडीशन होती है,
तो तब उस वक्त सिचुएशन ये होती है कि ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। मकसद क्या होता है? फ्लूइडिटी को इंक्रीज करना। क्योंकि कोल्ड स्ट्रेस में सिचुएशन ये होती है कि जो फ्लूइडिटी है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से कुछ कम हो जाती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये थोड़ी सी सॉलिड होना शुरू हो जाते हैं, सख्त होना शुरू हो जाती है, इनमें रिजिडिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से। और इस रिजिडिटी की वजह से ये रप्चर हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं। तो फिर इनका वो फंक्शन जिसका हम सेमी परमेबिलिटी का नाम देते हैं, ये फंक्शन खत्म हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में तो सेल मेम्ब्रेन यूजलेस हो जाती है। तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन को प्रॉपर फंक्शनल होने के लिए और फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए सैचुरेटेड फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में तब्दील करना पड़ता है। और बच्चों ये प्रोसेस होता है डीहाइड्रोजनेशन के जरिए। डीहाइड्रोजनेशन के जरिए सैचुरेटेड फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रिजिडिटी डेवलप नहीं हो पाती। और जब कोल्ड स्ट्रेस गुजर जाए, वार्म इन्वायरमेंट आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और इस हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो मेम्ब्रेन होते हैं ये मेल्ट करने लगती हैं, इनकी जो फ्लूइडिटी है वो इंक्रीज होने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में इनकी फ्लूइडिटी को लेस करके दोबारा नॉर्मल पोजीशन तक वापस लाने के लिए बच्चे प्लांट्स के अंदर अगेन रिवर्स प्रोसेस होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो फ्लूइडिटी है वो थोड़ी सी वार्म एनवायरनमेंट के अंदर लेस हो जाती है, मुनासिब तरीन हो जाती है, जो इन सेल्स के लिए सेल्स की सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आमतौर पर दो मॉडल जो है बायो के अंदर ज्यादा फोकस किए जाते हैं। एक को हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं और इसी को हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। और इस मॉडल को पेश करने वाला जो साइंटिस्ट था, एक तो डेवसन था और दूसरा डैनियल था। इन्होंने 1935 के अंदर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल को एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद नेक्स्ट जो लेटेस्ट मॉडल है, इसको पेश करने वाले साइंटिस्ट सिंगर और निकोलसन थे। और इस तरह के मॉडल को हम सिंगर निकोलसन मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इन्होंने 1972 के अंदर यह मॉडल पेश किया था। अब अच्छा हमने ये देखना है कि इन दोनों टाइप्स के मॉडल के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है बच्चे के जो सैंडविच मॉडल है, इसको हम ओल्ड कंसेप्ट का नाम देते हैं। आज इसको ज्यादा तस्लीम नहीं किया जाता है। और इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, दिस इज अ लेटेस्ट कंसेप्ट, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चे जो दूसरा डिफरेंस है वो है प्रोटीन्स की अटैचमेंट का, कि अकॉर्डिंग टू सैंडविच मॉडल प्रोटीन्स आर कंटिन्यूअस एंड कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। यानी लिपिड बायलेयर जो है, इसकी जो बैरूनी सरफेस है या इसकी जो अंदरूनी सरफेस है, वहीं तक ये प्रोटीन महदूद होती हैं। वहीं आउटर और इनर सरफेस के साथ ये अटैच होती हैं और वहीं तक ही यह महदूद होती हैं। लिपिड बायलेयर के अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रोटीन्स आर नॉट कंटिन्यूअस, यानी ये प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अटैच सिर्फ आउटर और इनर सरफेस के साथ ही नहीं होते, और नॉट कन्फाइंड टू द सरफेसेस ऑफ मेम्ब्रेन्स, और ना ही ये मेम्ब्रेन्स की सरफेसेस के साथ महदूद ही होते हैं, बट एम्बेडेड इन अ लिपिड बायलेयर इन अ मोज़ेक मैनर। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल लिपिड बायलेयर के अंदर धन से हुए होते हैं, एम्बेडेड फॉर्म के अंदर होते हैं, और ऐसे लगते हैं जैसे लिपिड बायलेयर के अंदर धब्बे धब्बे से जगह जगह मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू सैंडविच मॉडल लिपिड बायलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर। ये आउटर और इनर प्रोटीन के दरमियान में लिपिड मॉलिक्यूल धन से हुए होते हैं। while according to fluid mosaic model lipid bilayer is not sandwiched between outer and inner protein layers। यानी लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो इनर और आउटर प्रोटीन लेयर्स के अंदर धन से हुए नहीं होते। नेक्स्ट बच्चे एक और जो डिफरेंस है वो है कि बोथ लिपिड बायलेयर्स आर सिमेट्रिकल। यानी लिपिड्स की ये जो दोनों लेयर्स हैं
ये सिमेट्रिकल होती है, जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो लिपिड बाइलेयर है वो सिमेट्रिकल नहीं है। बोथ लिपिड बाइलेयर आर नॉट सिमेट्रिकल। अब इसका मतलब क्या है बच्चे, आप देखें कि लिपिड बाइलेयर है, अगर इसको दरमियान से हम यहाँ पर ब्रेक कर दें तो इसके दो पार्ट बन जाएंगे। वन पार्ट इज कॉल्ड आउटर while other part is called inner. Both outer and inner layers are symmetrical according to सैंडविच मॉडल। लेकिन अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक देखें तो बच्चे यहाँ पर देखिएगा कि अगर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट्स तो बन जाते हैं, लेकिन आउटर और इनर पार्ट सिमेट्रिकल नहीं है। आउटर पार्ट के साथ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, जबकि ये मॉलिक्यूल इनर साइड पर प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा जो आउटर साइड पर प्रोटीन्स होती हैं उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं, जो इनर साइड पर प्रोटीन्स होती हैं उनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। और इन दोनों टाइप्स की जो अरेंजमेंट है प्रोटीन्स की वो भी बच्चे आउटर और इनर साइड पर डिफरेंट होती है। इसके अलावा और भी जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट का भी आउटर और इनर सरफेसेस के ऊपर डिफरेंस होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक अगर हम देखें तो ये जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं इनकी पोजीशन लिपिड बायलेयर के अंदर फिक्स नहीं है। दीज चेंज देयर पोजीशन, ये अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। ओवरऑल जो इन प्रोटीन्स की कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेम रहती है, लेकिन इनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है। यानी कोई भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है या इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकाम पर महदूद नहीं होती, कभी यहाँ होती है, कभी जरूरत के मुताबिक ये फ्लोटिंग करके यहाँ पर पहुंच जाती है। इसी तरीके से ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं इनकी पोजीशन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स नहीं होती। आप यूं समझ लें कि जैसे एक दरिया है या कोई समंदर है, उसके अंदर कश्ती मौजूद है। अब कश्ती की जो पोजीशन होती है उस दरिया या समंदर के अंदर फिक्स नहीं होती, कभी वो फ्लोटिंग करके एक सरफेस एक एक जगह पर और कभी फ्लोटिंग करके किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर प्रोटीन्स की भी पोजीशन ऐसी ही होती है। लिपिड बायलेयर एक्ट एज सी वाइल प्रोटीन मॉलिक्यूल एक्ट एज बोट। और ये कश्ती की मानद होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक इनकी मूवमेंट होती रहती है। लेकिन अगर हम इस सैंडविच मॉडल को देखते हैं तो इसमें जो प्रोटीन की पोजीशन है वो फिक्स होती है। इसमें प्रोटीन अपनी जगह को छोड़कर किसी और जगह पर मूवमेंट नहीं करती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बच्चे फंक्शन की तरफ आ जाते हैं और इनके फंक्शन में सबसे पहले हम मटेरियल की रेगुलेशन वाले फंक्शन को स्टडी करते हैं कि मटेरियल की रेगुलेशन करती है। किन सब्सटेंसेस ने सेल के अंदर जाना है, किन सब्सटेंसेस ने सेल के अंदर बाहर निकलना है, कितनी क्वांटिटी के अंदर सब्सटेंसेस अंदर जाएंगे और कितनी ही क्वांटिटी में सब्सटेंसेस बाहर निकलेंगे। इस तरह के तमाम जो मैकेनिज्म होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, इनको रेगुलेट करना इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही फंक्शन होता है। और इसके इसी फंक्शन की वजह से इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसको हम डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएट करती है मुख्तलिफ टाइप के सब्सटेंसेस को। और नेक्स्ट बच्चे इनको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम भी इसी वजह से देते हैं कि मटेरियल की यह सिलेक्शन करती है कि किन किन सब्सटेंसेस को जाना चाहिए और किन किन सब्सटेंसेस को सेल के अंदर नहीं जाना चाहिए। बच्चे आप सामने देखेगा कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो की गई है यहाँ पर। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये दो लिपिड्स की लेयर है जिसको हम लिपिड बायलेयर कहते हैं। और इसी लिपिड बायलेयर के अंदर ये कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रेजेंट हैं। और these proteins and these protein molecules are present throughout the lipid barrier, मुकम्मल लिपिड बैरियर के अंदर मौजूद हैं। और इन प्रोटीन मॉलिक्यूल का ताल्लुक किन प्रोटीन्स की क्लास से होगा बच्चों, इनका ताल्लुक होगा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से। अब डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं वो इन्हीं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू मूवमेंट करते हैं। आप लोग के सामने यहाँ पर देखिएगा कि ये आउटर सरफेस है और यहाँ पर ये मेम्ब्रेन की इनर सरफेस है। आउटर सरफेस पर कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, दीज आर प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन। इसी तरीके से अंदर वाली साइड के ऊपर भी जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं दीज आर कॉल्ड एज दीज आर इन लो कंसंट्रेशन। अब सब्सटेंसेस जो हैं ये हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ भी मूवमेंट करते हैं और लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भी मूवमेंट करते हैं।
इन्हीं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की मदद से। अब इनकी ये ट्रांसपोर्टेशन कितनी टाइप्स की हो सकती हैं, कैसे कैसे हो सकती हैं, इनके बच्चे हमने डिटेल के साथ देखना है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इजीली इस लिपिड बाय लेयर को क्रॉस कर लेते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम इजीली क्रॉसिंग सब्सटेंसेस कहते हैं। अब इन इजीली क्रॉसिंग सब्सटेंसेस में से कौन कौन से सब्सटेंसेस शामिल होते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल हैं, जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल में आप ग्लूकोज को ले लें, गैस मॉलिक्यूल के एग्जांपल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं। इनको थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर मूवमेंट अगर करना हो तो बच्चों ये इजीली लिपिड बायलर को क्रॉस कर जाते हैं। दीज मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम डिफिकल्ट क्रॉसिंग सब्सटेंसेस का नाम देते हैं, क्योंकि ये सब्सटेंसेस लिपिड बायलर को क्रॉस नहीं कर पाते, लिहाजा इनको एक्सटर्नल सरफेस से एक्सटर्नल साइड से इंटरनल या इंटरनल साइड से एक्सटर्नल साइड के ऊपर ट्रांसपोर्ट होने के लिए डेफिनेटली प्रोटीन्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। और इन प्रोटीन्स के इस्तेमाल करने से इनकी ट्रांसपोर्टेशन तो होती है, बट दैट ट्रांसपोर्टेशन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। अब इसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस शामिल होते हैं? उनमें एक तो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े पॉलीसेकेराइड सब्सटेंसेस होते हैं, या पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर आयंस होते हैं। बच्चे नेक्स्ट जो है ना, हम ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस को देखते हैं कि वो सब्सटेंसेस जो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से कितने तरीकों से हो सकते हैं। आप लोगों के सामने बच्चे ये डायग्राम मौजूद है, आप इस डायग्राम के ऊपर फोकस कीजिएगा। इस डायग्राम में आप लोग को लिपिड बायलेयर भी नजर आ रही है, और इसके अंदर मौजूद जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं ये भी नजर आ रहे हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू लिपिड बायलेयर गुजर जाते हैं। ये स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, जैसा भी मैंने आपको बताया है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इजीली क्रॉस कर जाते हैं, और इनकी ये मूवमेंट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होती है, और ऐसी मूवमेंट को हम सिंपल डिफ्यूजन का नाम देते हैं। इसके अलावा आप लोग को ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल नजर आ रहे होंगे। दीज प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, और इनका ताल्लुक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से है। अब इन प्रोटीन्स में बच्चे ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल आर नोन एज चैनल प्रोटीन्स, और जिन सब्सटेंसेस की मूवमेंट इन चैनल प्रोटीन्स के थ्रू होती है, ऐसी ट्रांसपोर्टेशन को हम चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन का नाम देते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू दीज चैनल प्रोटीन्स। इसके अलावा ये आप लोगों को जो प्रोटीन नजर आ रही है, दीज आर नोन एज कैरियर प्रोटीन्स। इन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू जिन सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को हम कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन का नाम देते हैं। और बच्चे ये जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये होती है दो टाइप की। फर्स्ट टाइप इज नोन एज पैसिव, एंड सेकंड टाइप इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बच्चे ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें स्पेशल टाइप की टेक्निक इस्तेमाल होती है कि ये जो जिन जिन मॉलिक्यूल्स ने मूव करना होता है थ्रू कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन्स, यह इस तरह से मूव करते हैं कि दीज अटैच्ड एट वन एंड ऑफ दीज कैरियर प्रोटीन्स। जब अटैच हो जाएंगे तब ये मॉलिक्यूल्स 180 डिग्री पर टर्न करेंगे, फ्लिप करेंगे, और दूसरी साइड पर ये पहुंच जाएंगे। यानी कि यूं ये टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद ये दूसरी साइड पर पहुंचेंगे, और जब दूसरी साइड पर पहुंचेंगे तो यही मॉलिक्यूल जो पहले यहां से अटैच हुए थे, अब यहां से रिलीज हो जाते हैं। यानी इन मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो इन प्रोटीन्स के अंदर से यूं पास होकर नहीं होती, बल्कि ये एक एंड पर अटैच होते हैं, और फिर 180 डिग्री के एंगल पर ये प्रोटीन टर्न करके फ्लिप करके दूसरी साइड पर पहुंचते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल, और वहां दूसरे एंड के ऊपर इनको ये रिलीज कर देते हैं। और ऐसी ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है जो कैरियर मीडिएटेड होती है और हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है, फैसिलिटेटेड डिफिजन कहलाती है। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्होंने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना होता है, और बच्चे इन सब्सटेंसेस की ये जो मूवमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये भी इन्हीं कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू ही होती है, और इसके लिए एनर्जी इस्तेमाल होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी
और इस एटीपी के इस्तेमाल से ये मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो दिस एंड ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, और फिर उसके बाद ये फ्लिपिंग करेंगी, टर्न करके दूसरी साइड पर ये पहुंचेंगी, और उसके बाद दूसरे एंड के ऊपर बच्चे ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल इन अटैच सब्सटेंसेस को रिलीज कर देते हैं। तो सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होती है। लेकिन दोनों के अंदर फर्क एनर्जी के इस्तेमाल का है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब होगी तब एटीपी की फॉर्म में एनर्जी इस्तेमाल होगी, जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाला प्रोसेस होगा तब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। जबकि जो प्रोटीन्स होते हैं चैनल प्रोटीन्स, इनके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होगी चैनल मीडिएटेड होगी, ये डिफ्यूजन कहलाएगी। और जो लिपिड बायलेयर के थ्रू सब्सटेंसेस मूवमेंट करेंगे ये भी डिफ्यूजन कराएगी। और बच्चे अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, तब इस तरह की मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस का नाम देंगे। अब इसको यहां पर देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस की दो तरीकों से होगी। नंबर 1 पैसिव ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगी? प्रोटीन्स के थ्रू होगी। कौन सी प्रोटीन्स? कैरियर प्रोटीन। पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने तरीकों से होती है? दो तरीकों से होती है। नंबर 1 इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, नंबर 2 इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। जो डिफ्यूजन है इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 सिंपल डिफ्यूजन, नंबर 2 चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन, कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। और इसी कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं। ऑस्मोसिस की जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये वाटर की मूवमेंट होती है इस प्रोसीजर के थ्रू। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट या प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये ऐसी ट्रांसपोर्टेशन होती है जो होती तो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू है, लेकिन इसमें सोर्स जो एनर्जी का है दैट इज एटीपी। और अगर बच्चे एटीपी के अलावा कोई दूसरा सोर्स जैसे वोल्टेज डिफरेंस है इस्तेमाल हो और फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हो, तो सच टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नोन एज इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स के कुछ अहम डिफरेंसेस हैं जिनको अभी हम डिस्कस करते हैं। जो पहला डिफरेंस है, चैनल प्रोटीन्स मोस्टली ट्रांसपोर्ट आयंस while carrier proteins transport molecules। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे दूसरे डिफरेंस की तरफ आते हैं। जो चैनल प्रोटीन्स हैं इनकी पोजीशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फिक्स होती है, लिपिड बायलेयर के अंदर इनकी पोजीशन फिक्स होती है। जो कैरियर प्रोटीन्स हैं इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, ये फ्लिप करती हैं बिटवीन टू कन्फर्मेशन, यानी कि दो जो साइड्स होती हैं उनके दरमियान में इनकी पोजीशन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान चेंज होती रहती है, फ्लिपिंग करते हैं 180 डिग्री एंगल पर। जो चैनल प्रोटीन्स हैं इनमें सैल्यूट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करते हैं थ्रू द पोर्स, क्योंकि चैनल प्रोटीन्स के दरमियान जो ओपनिंग्स मौजूद होते हैं, पोर्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर से मूवमेंट करके सैल्यूट सब्सटेंसेस एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं। लेकिन जो कैरियर प्रोटीन्स हैं इनमें सैल्यूट मॉलिक्यूल्स पोर्स के थ्रू मूवमेंट नहीं कर पाते, बल्कि दीज आर बाउंड टू वन साइड एंड रिलीज फ्रॉम अदर साइड। चैनल प्रोटीन्स में जो ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड है वो हाई होती है। जो कैरियर प्रोटीन्स हैं इनमें ट्रांसपोर्ट रेट यानी ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड लो होती है। जो चैनल प्रोटीन्स हैं इनमें जो सैल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाइंड नहीं होते, ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन कैरियर प्रोटीन्स में जो सैल्यूट्स होते हैं वो बाइंड और रिलीज होते हैं अल्टरनेटिवली ऑन बोथ साइड्स। चैनल प्रोटीन लिपोप्रोटीन बाय नेचर होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन बाय नेचर होती हैं। चैनल प्रोटीन की सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होती है, कैरियर प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड ऑन फ्री राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म। जो चैनल प्रोटीन्स हैं दीज ट्रांसपोर्ट वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स while carrier proteins transport both water soluble and insoluble molecules।
नेक्स्ट बच्चे हम इसके कुछ और फंक्शंस देखते हैं। एक फंक्शन एंडोसाइटोसिस और दूसरा फंक्शन एक्सोसाइटोसिस होता है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका साइज काफी बड़ा होता है, वो प्रोटीन्स के थ्रू या लिपिड बायलेयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, ना ही सेल के अंदर जा सकते हैं और ना ही वो सेल के बाहर निकल सकते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस को अगर सेल के अंदर लेकर जाना जरूरी हो तो फिर उसके लिए एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस इख्तियार किया जाता है। इसी तरीके से अगर कोई सब्सटेंसेस ऐसे हों जिनको सेल के बाहर निकालना जरूरी हो और वो लिपिड बायलेयर के थ्रू या फिर प्रोटीन्स के थ्रू बाहर ना निकल सकते हो, तो ऐसी सिचुएशन में उनको एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर निकाला जाता है। जो एंडोसाइटोसिस है या एक्सोसाइटोसिस है, बोथ आर एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस, जिनमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। और एनर्जी के इस्तेमाल करने के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी एक्टिवली इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व होती है। एंडोसाइटोसिस की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक हम फेगोसाइटोसिस और दूसरी टाइप को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। आप लोग बच्चे इस डायग्राम को देखिएगा। इस डायग्राम में आप लोगों को मेम्ब्रेन नजर आ रही होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आप ये आउटर सरफेस देखिएगा। अगर इस आउटर सरफेस पर कोई सॉलिड पार्टिकल मौजूद हो और ये सॉलिड पार्टिकल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जाना चाहे, तो बच्चों इसको एंडोसाइटोसिस के जरिए लेकर जाया जा सकता है। और ये एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता कैसे है कि जैसे ये सॉलिड पार्टिकल मेम्ब्रेन की सरफेस के नजदीक पहुंचेगा तो ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ यूं इनफोल्डिंग कर लेगी, और इसकी इस तरह की इनफोल्डिंग के अंदर ये जो स्पेस क्रिएट हो जाती है, इसी स्पेस के अंदर ये सॉलिड पार्टिकल्स एंटर होते हैं। और उसके बाद फिर ये इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ यूं गहरी हो जाती है। और इसके अंदर की तरफ गहरे हो जाने से इसकी ये जो दोनों सरफेसेस होती हैं, एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस, पहले ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आती हैं और नजदीक आने के बाद फिर ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं और ये दोनों साइड यहाँ से आफ्टर फ्यूजन कट जाती हैं। कट जाने के बाद एक दूसरे के साथ मिलेंगी और इस तरह से उस सॉलिड पार्टिकल्स के आसपास इसी सेल मेम्ब्रेन का एक पोर्शन अटैच हो जाएगा और सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर पहुंच जाएगा। और बच्चों अगर यही सॉलिड पार्टिकल कोई फूड का होगा तो जब ये अंदर पहुंचेगा और उसके आसपास यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, तो ऐसे फूड पार्टिकल्स को फिर हम फेगोसोम या फिर फूड वैक्यूल का नाम देते हैं। और बच्चों इस प्रोसेस में ये सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर हुआ है और इसी प्रोसेस का हम फेगोसाइटोसिस का नाम देते हैं। फेगोसाइटोसिस मीन सेल ईटिंग, कि सेल ने किसी सॉलिड पार्टिकल को ईट किया है। इसी तरह से अगर ये पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद है तो अगेन यही प्रोसेस फिर रिपीट भी हो। जैसे ये लिक्विड सब्सटेंसेस अंदर की तरफ इस तरह से गए हैं कि सेल मेम्ब्रेन ने इन्वेजिनेशन की और इस इन्वेजिनेशन के बाद फिर ये दोनों साइड्स आपस में फ्यूज हुई और यहां से ये कट करके एक दूसरे के साथ अटैच हुई और लिक्विड पार्टिकल को अपने आसपास सराउंड कर लिया और इस तरह से ये लिक्विड सब्सटेंस सेल के अंदर पहुंच गया। तो बच्चों ये जो प्रोसेस है ये भी एंडोसाइटोसिस का ही हुआ है, लेकिन इसको हम फेगोसाइटोसिस नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम पिनोसाइटोसिस कहेंगे। सादा अल्फाज में कहेंगे कि सेल ने यहाँ पर ड्रिंकिंग की है। तो सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस और सेल ईटिंग प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहेंगे। फेगोसाइटोसिस के नतीजे में फेगोसोम और पिनोसाइटोसिस के नतीजे में पिनोसोम मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं। और उसके बाद फिर इनकी फर्दर यहाँ पर डाइजेशन होती है और उसके बाद फिर जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। और एक्सोसाइटोसिस क्या है? अगर यही प्रोसेस रिवर्स कर दिया जाए कि इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ ना बने, आउटर साइड पर बने, और इन आउटर साइड पर इन्वेजिनेशन के बनने के बाद फिर इन वेस्ट सब्सटेंसेस को बाहर निकाल दिया जाए, तो ये प्रोसेस कहलाएगा एक्सोसाइटोसिस। एक चीज बच्चे ध्यान में रखते जाइएगा कि जब एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है तो सेल मेम्ब्रेन शॉर्ट होती हैं,
सेल का साइज स्मॉल होता है, सेल श्रिंक होता है। लेकिन जब एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है तो फिर उसमें सेल मेम्ब्रेन इनलार्ज होती है और सेल का साइज दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस आता है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट एक और फंक्शन है इसका, कंडक्शन। यानी कि कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होते हैं थ्रू दीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो प्रोसेस कहलाता है कंडक्शन का। और कंडक्शन का प्रोसेस एक तो नर्व इम्पल्स में और इसके अलावा जो मसल्स के सेल्स होते हैं उनमें भी होता है, नर्व सेल्स के अंदर भी होता है। बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनका रोल इंजाइमेटिक होता है, यानी दीज प्रोटीन परफॉर्म इंजाइमेटिक फंक्शन। अब उसकी बेहतरीन एग्जांपल एक प्रोटीन है जो कि एंजाइम के तौर पर रोल प्ले करती है, और वो प्रोटीन कहलाती है एडेनलेट साइक्लेज। अच्छा बच्चे, ये एडेनलेट साइक्लेज एंजाइम क्या रोल प्ले करता है? बच्चों इसका मेन रोल ये है कि अगर किसी हार्मोन ने सेल के अंदर मैसेज कन्वे करना हो किसी खास फंक्शन को परफॉर्म करने की खातिर, और वो हार्मोन हो प्रोटीन बाय नेचर, तो वो चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, लिहाजा एडेनलेट साइक्लेज उन हार्मोन को अपने साथ अटैच करते हैं। एडेनलेट साइक्लेज उन हार्मोन को अपने साथ अटैच करके कुछ प्रोटीन्स को एक्टिव कर देते हैं, और वो प्रोटीन क्या करती हैं भला? वो प्रोटीन सेल के अंदर मौजूद एटीपी को कन्वर्ट करके साइक्लिक एएमपी में तब्दील कर देती हैं, और ये साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर के तौर पर रोल प्ले करते हैं सेल के अंदर, और उसी हार्मोन का जो फंक्शन है वो सेल के अंदर परफॉर्म होता है। मजीद इसकी डिटेल जो है ना जो रेलिवेंट टॉपिक आएगा उसमें आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर के तौर पर भी रोल प्ले करते हैं। सम प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर रिसेप्टर्स दैट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल्स। सिग्नल्स मीन स्टिमुलस, यानी दूसरे सेल्स की जो सिग्नलिंग होती है, दूसरे सेल का जो पैगाम होता है, उनको ये रिसीव करते हैं। ईच टाइप ऑफ रिसेप्टर हैज स्पेसिफिक शेप। अब ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, हर एक की अपनी अपनी स्पेसिफिक शेप होती है। The binding of a molecule on receptor can bring about an intracellular response। जब इस तरह के रिसेप्टर्स बाइंड कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स को, तो फिर सेल्स के अंदर कुछ रेस्पॉन्सेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को हार्मोन्स की एग्जांपल दी है कि हार्मोन्स बाइंड टू स्पेसिफिक टारगेट सेल्स विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। इसके अलावा बच्चे कुछ प्रोटीन्स एंटीजन के तौर पर भी रोल प्ले करती हैं। सम प्रोटीन्स आर एंटीजेंस विच एनेबल द सेल्स टू रिकॉग्नाइज अदर सेल्स, यानी एक सेल दूसरे सेल्स को जब पहचानता है तो इन्हीं एंटीजन की मदद से पहचानता है। उसकी मिसाल क्या है? द फॉरेन एंटीजन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अटैक्ड बाय इम्यून सिस्टम, यानी अगर कोई बैक्टीरिया जाता है तो बैक्टीरिया को इम्यून सिस्टम को बनाने वाले सेल्स आइडेंटिफाई करते हैं। किस चीज की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं? कुछ प्रोटीन की मदद से करते हैं, विच एक्ट एज एंटीजन। रेगुलेशन ऑफ सेल्स इंटरेक्शन विद इट्स इन्वायरमेंट, ये भी इसका एक अहम तरीन फंक्शन है कि सेल का अपने माहौल के साथ एक इंटरेक्शन है, एक ताल्लुक होता है, और उसी ताल्लुक की बेस के ऊपर ना मुख्तलिफ रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है सेल मेम्ब्रेन। उनमें से बच्चे एक तो है कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल। जितना भी मटेरियल सेल के अंदर आता है या फिर बाहर निकलता है, उसका टोटल जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है ये सेल मेम्ब्रेन के पास यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है। इसके अलावा सेल्स को अगर अपने एनवायरनमेंट से कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है तो ये न्यूट्रिएंट्स भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल्स को मिलती है। इसके अलावा अगर सेल के अंदर कुछ बेस सब्सटेंसेस बन जाएं, एनवायरनमेंट के अंदर एक्सक्रीट करना हो, तो इसका एक्सक्रीशन के अंदर भी रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं, सेल्स के अंदर बनते हैं, लेकिन इन सब्सटेंसेस का फंक्शन सेल के बाहर होता है। ऐसे ऐसे यूजफुल सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही सेल से बाहर निकाला जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पैंक्रियाज के अंदर कुछ एंजाइम बनते हैं, कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस बनते हैं। बनते पैंक्रियाज को बनाने वाले कुछ सेल्स में हैं, लेकिन इनका रोल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो इन सब्सटेंसेस को
ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर निकालते हैं। इसके अलावा जनरेशन ऑफ आयनिक ग्रेडियंट, यानी कि सम टाइम कुछ आयंस को सेल के बाहर और सेल के अंदर यानी कि डिफरेंशिएट करना होता है। यानी कुछ आयंस की क्वांटिटी को सेल के बाहर ज्यादा रखना होता है और सेल के अंदर कम रखना होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। तो बच्चों इस तरह का ये जो फर्क एस्टेब्लिश होता है ना, इसको हम आयनिक ग्रेडियंट का नाम देते हैं। और ये आयनिक ग्रेडियंट नर्वस और मस्कुलर एक्टिविटीज के अंदर डेवलप होते हैं। यह आयनिक ग्रेडियंट का डेवलप हो जाना इंतहाई जरूरी है नर्वस और मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए, और इसको डेवलप करने वाला काम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है। इसके अलावा मेंटेन अ सूटेबल पीएच एंड आयनिक कंसंट्रेशन विद इन द सेल फॉर एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि एंजाइम ने प्रॉपर एक्टिविटी सेल के अंदर जो परफॉर्म करनी होती है उसके लिए उसको प्रॉपर पीएच चाहिए, प्रॉपर आयनिक कंसंट्रेशन चाहिए, और इन दोनों चीजों को मेंटेन करने वाला काम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही परफॉर्म करती है।